नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व एडीजी जयप्रकाश सिंह। आज हम यहां हल्ला बोल टीवी के दफ्तर में, हल्ला बोल टीवी के स्टूडियो में जो आए हैं वो इस पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि क्या ये जो जहानाबाद से एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई जो छात्रा थी उसके साथ गलत हुआ है, और अगर गलत हुआ है तो क्या इसके पीछे एक संगठित गिरोह का हाथ है जो विभिन्न जिलों से पटना आई जो छात्राएं हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना लेकर पटना में पढ़ने आती हैं, अरमान लेकर आती हैं, वो इसका शिकार बन रही हैं। सवाल एक बच्ची का नहीं है, सवाल एक छात्रा का नहीं है, उन तमाम छात्राओं का जो है सवाल है जो बिहार के 38 जिलों से अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लेकर पटना आती हैं और फिर इस तरह की चीजों में फंसकर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ उनका बर्बाद हो जाता है। तो इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और इनके लीगल एस्पेक्ट भी समझेंगे जयप्रकाश सिंह से। तो क्या आज आपने जो मुलाकात की एसएसपी से, प्रशांत किशोर थे, आप थे, गए आप लोग, कल आप लोगों ने पतियावा गांव जो है जहानाबाद का, वहां जाकर जो छात्रा थी उसकी माँ, पिता, मामा, चाचा सबसे मुलाकात की। क्या हुआ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। वो लड़की बहुत बड़े सपने लेकर यहाँ पटना आई थी और परिवार की स्थिति देख कर लग रहा था कि अत्यंत साधारण परिवार के हैं। माता पिता बहुत पेट काट कर अपनी लड़की को यहाँ पर भेजे थे पढ़ने के लिए। हाँ, बड़ा सपना था और इस तरह की दुर्घटना हुई है यहाँ पे। और सबसे आश्चर्यजनक और हृदय विदारक बात यह है कि इस पर लीपापोती करने का प्रयास किया गया और इसमें न केवल उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और पुलिस की इस कदर इसमें मिली भगत मुझे लगी, क्योंकि मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर बलात्कार की घटना हो रही है और उसके बाद जांच के दौरान स्लीपिंग पिल्स रखा जा रहा है, रिकवरी में दिखाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं पूरे घटना को आप मोड़ दे रहे हैं। जो बलात्कार और हत्या की घटना है उसको मोड़ रहे हैं आत्महत्या की तरफ। क्या मोबाइल में प्लांट कर रहे हैं, क्या मैसेजेज एक्सचेंज दिखाना का प्रयास किया जा रहा है, ये सब साबित करता है कि हॉस्टल का जो संचालन हो रहा था वो, और जो पुलिस, खासकर जो थानेदार की भूमिका बहुत ही इसमें निकल के आ रही है, बहुत गलत भूमिका रही है, इनकी मिली भगत से एक बलात्कार और हत्या के केस को सुसाइड का केस बनाया जा रहा है। और ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार की नीति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आम आदमी तो यहाँ पर अपना पेट काट कर भी कोशिश कर रहा है कि हम लड़कियों को भेजें। आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं, एडीजी के रैंक के अफसर रहे हैं, ये जो पूरे मामले की जो जांच है पुलिस ने की, अब तो एसआईटी बन गई, पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तो हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होगा, लेकिन अभी तक जिस तरह से जांच हुई उसमें आप कैसे कमियां देखते हैं? क्या वो जांच सही तरीके से हुई? देखिए, होता क्या है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस दर्ज होते ही अगर साक्ष्य नहीं है आपके पास सपोर्ट में, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा अगर लड़की मृतक है तो क्या साक्ष्य किधर लीड करते हैं, तो उसके बिना अगर अन्वेषण अधिकारी बोलता है कि ये आत्महत्या का मामला है, तो ये साबित करता है कि वो केस को उधर ले जाना चाहता है। अब किसी के डर में या किसी प्रलोभन से वो केस को उधर ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी नीयत तो साफ है कि वो आत्महत्या की तरफ ले जाना चाहता है। ये भी हो सकता है वो निष्पक्ष नहीं है, वो किसी न किसी तरीके से अपने हिसाब से केस को मोड़ना चाहता है, वो उस ओर केस को नहीं ले जाना चाहता है जिस ओर गवाह
और सबूत ले जाना चाहते हैं। वो अपने बिल्कुल। मुताबिक केस को मोड़ना चाहता है। बिल्कुल। सबूतों के मुताबिक वो नहीं चल रहा है, वो सबूतों को अपने मुताबिक ले जाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये भी हुई है कि थानाध्यक्ष महिला है और महिला होकर भी एक लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई है उस पर पर्दा डालने का उसने कोशिश किया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक महिला को आपको भी ऐसा अगर लगता है कि उसने ऐसी कोशिश की है जानबूझकर? गलती नहीं है ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल साजिश प्रतीत होता है, क्योंकि जो महिला जो पीड़िता है उसके परिजन बता रहे थे कि जब वो थाने में गए, थाने में बैठे थे तो एक आदमी वहां बैठा था और वो हीटर सेक रहा था। सो जब थानाध्यक्ष से इन लोगों ने पूछा कि ये कौन है, तो कहे कि ये तो ऐसे बैठा हुआ है। बाद में इन लोगों को पता चला कि ही इज द मेन अक्यूज्ड, जिसको गिरफ्तार किया गया है। वो वहां बैठा हुआ था। तो हाँ, जब मुख्य अभियुक्त को आप अपने थाना में बैठाकर और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ये आपकी नीयत दिखाता है। दूसरी बात है, जब मनीष रंजन की बात आप कर रहे हैं, मनीष रंजन जो गिरफ्तार हुआ बाद में, हाँ, वो घटना के दिन वहां बैठकर हीटर सेक रहा था। अब इससे दूसरा चीज और निकलता है कि अमूमन ऐसे बड़े केस में, क्योंकि बहुत लोगों की संलिप्तता हो सकती है, तो पुलिस रिमांड मांगती है कोर्ट से। तो जल्दीबाजी में आप मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाते हैं और पुलिस रिमांड नहीं मांगते हैं और आप जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। तो आपने कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं। तो जब कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो आपने तो मामले को रफा दफा करने के लिए हाँ जी अरेस्ट हो गया और जैसे हमने उनको जेल में भेज दिया कर दिया आपने। तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि थानाध्यक्ष और शायद वही इन्वेस्टिगेटिंग अफसर भी थी कि पूरी संलिप्तता है। और परिजन बता रहे थे कि जो हॉस्टल की संचालिका थी उन लोगों ने कहा कि जितना पैसा लेना है इसको लेकर रफा दफा कर दो, हमारे तो हॉस्टल का इज्जत खराब हो जाएगा, हम पैसे दे देंगे। तो नेचुरली जो पीड़िता का परिवार है वो उसने कहा कि हम लोग पैसे पर ये सौदा नहीं कर सकते हैं, हमारे लड़की के जीवन की बात है और हमें न्याय चाहिए। पीड़िता की मां ने जब लड़की को होश आया था ट्रीटमेंट के दौरान, अब पहली गलती तो ये हुई है कि जब लड़की के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है और तो ये लोग जिस अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए ले गए हैं वो हॉस्टल संचालक जो परिवार है उसी के रिलेटिव का अस्पताल है और उनको कायदे से ऐसे ये तो गलती नहीं है, तो एक बड़े साजिश की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल पूरे चीज को ढकने का प्रयास किया गया और वहीं पर इन लोग कोशिश किए कि इसको आत्महत्या का मामला दिखाकर कि ऐसे से आत्महत्या की है लड़की और मामले को रफा दफा कर दें। दूसरे अस्पताल में ले जाते तो शायद राज खुल जाता, तो वहां नहीं ले जाया गया है। अब इस अस्पताल में गायनेकोलॉजी की सुविधा नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है और भी जो महिलाओं से संबंधित तमाम नहीं, आप लोग जब गए जहानाबाद पतियामा गांव तो वहां मैं देख रहा था जो हमारे रिपोर्टर ने जो आप वहां गए थे जहानाबाद उन्होंने भेजा था जो वीडियो फुटेज, उसमें दिख रहा था कि आप लोगों से कह रही है माँ और उनके पिता कह रहे हैं कि जानबूझकर मेरी लड़की को उस अस्पताल में ले जाया गया ताकि उसकी जान ली जा सके और सब वो बच जाएगी तो मुंह खोलेगी तो लोग फंस जाएंगे। करेक्ट। तो एक तो वो ये लोग ले गए वहां और फिर इन्होंने समझा कि अगर अब ये तो बड़ी घटना हो गई है तो क्यों ना इसको मार ही दिया जाए और आत्महत्या का हम इसको कहानी गढ़ देंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की साजिश हुई है इस घटनाक्रम में। और जब पीएमसीएच का रिपोर्ट आया है तो उस रिपोर्ट को मैंने भी पढ़ा, एक पूर्व आईपीएस अफसर होने के नाते मैं रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि लड़की के बॉडी पर अगर इंजरी मार्क है और 10 से ज्यादा, हाँ, और हमने उसका फोटो भी देखा और संघर्ष का भी है, फाइट करने की कोशिश की है, लड़की ने अपने बचाव का कोशिश की है। उसके बाद रिपोर्ट में ये भी है कि सेक्सुअल असॉल्ट को इनकार नहीं किया जा सकता है।
तो तमाम चीजें इंडिकेट करती है कि उस पर रेप का प्रयास किया गया है और उसको ओवर पावर किया गया है। जो भी हिंसा प्रतिहिंसा हुई है ओवर पावर किया गया है और उसके बाद दुष्कर्म हुआ है। तो ऐसे मामले में पटना पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं की है। खासकर थानाध्यक्ष की मिलीभगत, ये हॉस्टल संचालक जितने लोग हैं या जिन्होंने क्राइम को अंजाम दिया है उनसे मिलीभगत है, और जिस अस्पताल में उस लड़की का इलाज हुआ है और जिन डॉक्टरों ने इलाज किया है उनकी मिलीभगत है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। जब पीड़ित का परिवार, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, मानवता के खिलाफ अपराध है कि कहा जाता है कि अगर पुलिस में महिलाएं ज्यादा होंगी तो महिलाओं के हितों की रक्षा होगी। और जो एसएचओ है वहां चित्रगुप्त नगर थाना में वो महिला है, और अगर वो महिला एक छात्रा के साथ इस तरह की चीजें होती हैं, गलत काम होता है और उसको उस वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लग रहा है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और तो और उसने तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीड़िता के परिजनों को ये भी कहा कि आप लोग केस रफा दफा कर लो, नहीं तो 10 साल लग जाएंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। एक तरह से वो जो हॉस्टल संचालक लोग हैं उनके तरफ से चाह रही थी, कर रही थी कुछ रफा दफा कर दिया जाए पैसे लेकर। तो नेगोशिएटर की भूमिका में थी, इन्वेस्टिगेटिंग बड़ा ऑफिसर दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला होकर और महिला के साथ, एक लड़की के साथ इस तरह का गलत चीजें हुई हैं, बर्बरता हुई है जी। और उसमें भी वो लड़की का साथ नहीं दे रही है। ये बहुत ही अमानवीय घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और आप आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, जो ऐसे लोग, मैं 25 साल का पत्रकारिता का मेरा अनुभव है, भारत के जो सबसे बड़े मीडिया हाउसेज हैं उसमें मैंने बड़े पदों पर काम किया है, पत्रकारिता की है 25 सालों तक। मुझे भी पता है और आपको भी पता होगा कि ये इस तरह का जो गिरोह होता है, जो लड़कियों के इस्तेमाल और लड़कियों के साथ गलत चीजें करने वाले लोग होते हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये लोग किसी एक लड़की के साथ गलत करें। एक लड़की के साथ जब गलत का मामला आता है तो पता चलता है कि जब उसके पर्दे खुलती हैं तो पता चलता है कि 100 लड़कियां इसके शिकार थी। ऐसे ही बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए हैं, भारत में भी और विदेशों में भी। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जब इसकी परत खुलेगी तो ये एक जहानाबाद की पतियावा की छात्रा का मामला नहीं होगा, कई बच्चे इसके शिकार हुए होंगे? देखिए, जब कल प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोग गए वहां पर, गांव में गए, और वहां पर मीडिया के भी बहुत लोग आए और पूरा जो मामला है हाईलाइट हुआ, तो पुलिस प्रशासन की नींद खुली और शाम होते होते इस पर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का गठन एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं पुलिस महानिदेशक महोदय को भी एहसास हुआ कि पटना जिला पुलिस इस पर सही कार्रवाई नहीं, सही तरीके से काम नहीं कर रही है। चाहे जिस प्रकार का दबाव हो या लोभ हो, नहीं कर पा रही है, इसलिए एसआईटी का गठन हुआ है। अब चूंकि एक आईजी लेवल के ऑफिसर के नेतृत्व में और भी कई ऑफिसर हैं, एसआईटी का गठन हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि एसआईटी निष्पक्ष रूप से मामले के तमाम पहलुओं की जांच करेगी। और मुझे ऐसा लगता है, अभी आज ही हम लोगों को बताया जा रहा था कि खगड़िया में ऐसी घटना घटी है, ऐसी घटना मुजफ्फरपुर में घटी है, छपरा में ऐसी घटना घटी है। तो ये सारी घटनाएं, जैसा कि आप कह रहे हैं, स्टैंड अलोन घटनाएं नहीं हैं। अगर एसआईटी मामले की तह तक जाए तो हो सकता है कि बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है, जो कि संभवतः अभी तक जो पुलिस विभाग के नजर में नहीं आया हो। तो एसआईटी की, जो वर्तमान एसआईटी बनी है, उसकी बड़ी जिम्मेवारी है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि एसआईटी मामले के तह तक जाए और तमाम पहलुओं को देखे।
अब देखिए, जैसे कि इस घटना में जब पुलिस की सही कार्रवाई नहीं हो रही थी तो स्थानीय छात्रों ने कारगिल चौक पर धरना प्रदर्शन किया, उन पर भी केस दर्ज हो गया है। तो एक तो पुलिस कार्रवाई सही नहीं कर रही है, दूसरा कि अगर पब्लिक आवाज उठा रही है तो उसको दबाने के लिए आप दमनकारी लाठी चार्ज कर रहे हैं और नेम्ड एक्यूज बना रहे हैं के नीतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, ये कतई ये सराहनीय कदम नहीं है पुलिस का। और जो पहले भी जो मैं कई घटनाएं देखा हूं, बिहार पुलिस को बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है। एडीजी कमजोर वर्ग भी आज पहुंचे थे शंभू गर्ल्स हॉस्टल। एडीजी कमजोर वर्ग पहुंचे थे, पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा पहुंचे थे और एसआईटी की टीम पहुंची थी। एसआईटी की टीम जो बनी है वो पटना पूर्वी के जो एसपी हैं परिचय कुमार, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। इसमें एक महिला ऑफिसर को रखा गया है, डीएसपी रैंक और इंस्पेक्टर रैंक के कुछ ऑफिसर्स को रखा गया। आप एडीजी रहे हैं, आपको प्राइमा फेसी क्या लगता है, ये जो जांच हुई है, जो एसएचओ है जिस पर आरोप लगा रहे हैं परिजन कि ये मिली हुई हैं, जो आरोपी हैं, जो एक्यूज्ड हैं उनके साथ, और ये पूरे शुरुआत से ही जब से घटना हुई तब से ये इसकी लीपापोती करने, इसको खत्म करने में जुटी हुई थी, एक नेगोशिएटर की तरह काम कर रही थी एक्यूज्ड के तरफ से। ऐसे में अब जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं उनको क्या एक्शन लेना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे पुलिस अफसरों के खिलाफ जो एक महिला होते हुए, एक महिला का दुख, एक लड़की, एक छात्रा का दुख नहीं समझ पाए। देखिए, इसमें तो जो जिले का, पटना जिले के पुलिस अधीक्षक हैं उनको इनहेरेंट पावर है। ऐसे में थाना अध्यक्ष को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। नो, मैं वही कह रहा हूँ, सस्पेंड करना चाहिए जिससे कि उस जगह पर वो काम नहीं करे, और उसके बाद जो तमाम जो गलतियां पाई गई हैं उसके आधार पर डिपार्टमेंटल एक्शन लेना चाहिए। डिसमिसल होना चाहिए। डिपार्टमेंटल एक्शन में सारा कुछ आ जाता है। डिपार्टमेंटल एक्शन में मेजर पनिशमेंट होता है और माइनर पनिशमेंट होता है। तो माइनर पनिशमेंट में तो कुछ भी है, आप छोटे मोटे पनिशमेंट दे सकते हैं, और फीचर ऑफ सीनियरिटी दे सकते हैं, और भी कई चीजें छोटे छोटे पनिशमेंट दे सकते हैं। मेजर पनिशमेंट में आता है डिसमिसल आता है, सर्विस, प्रमोशन रोकना आता है, और लंबे समय के लिए आप उसको जूनियर डिमोशन आता है, डिमोशन कर सकते हैं। तो सारे प्रावधान हैं और विभागीय कार्रवाई के द्वारा ये सब किया जा सकता है। तो इसकी मांग हम लोगों ने की थी। आज प्रशांत जी के नेतृत्व में जो हम लोग गए थे एसएसपी पटना से मिलने के लिए, तो उसमें जो 3-4 मांगे हम लोग रखे हैं, उसमें एक ये भी है कि जो एसएचओ हैं उनके खिलाफ सख्त की जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक तो महिला होकर भी इतनी असंवेदनशीलता दिखाना और मिलीभगत में जाना और केस को मिसरिप्रेजेंट करना, एक तरह से साक्ष्य दबाने की बात है और केस को दूसरे तरफ ले जाने की बात है। तो इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग की गई है। तो पूरा क्या कहा एसएसपी कार्तिक शर्मा ने, क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा कि तमाम विषय को हम देखते हैं और इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। अब ये जो एसआईटी बनी है, इस आज जिस तरह से वहां खुद एडीजी पहुंचे, आईजी पहुंचे, उसके बाद एक और दिक्कत आ रही है जिसका जिक्र अभी कुछ वकील आए हुए थे, उन्होंने लीगल एस्पेक्ट की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है कि आईजी वहां पहुंचे, एडीजी शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे, लेकिन वकील कुछ जो इस मामले को लेकर शुरू से लड़ रहे थे सड़क पर, उन्होंने कहा कि अब क्या किया है पुलिस ने कि पीएमसीएच ने कहा कि इस मामले में जो छात्रा है उसके साथ गलत काम हुआ होगा, गलत चीजें हुई होंगी। अब अमूमन ऐसा होता नहीं है कि पुलिस को पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल की रिपोर्ट पर विश्वास ना हो और पुलिस सेकंड ओपिनियन मांग ले। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी केस में पीएमसीएच कोई छोटा अस्पताल तो है नहीं कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो गलत रिपोर्ट दे देगा। अब पीएमसीएच की रिपोर्ट पर पुलिस ने, पटना पुलिस ने सेकंड ओपिनियन मांगा है और उसे एम्स भेज दिया है। अब पटना पीएमसीएच में जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी वीडियोग्राफी हुई थी। अब कुछ वकीलों ने यह आशंका जताई है कि कहीं ये जो लोग हैं इसमें एक्यूज, उनके हाथ बहुत लंबे हैं,
उनके पास पैसे की भी ताकत है और उनकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है, ऐसा कहा जा रहा है। 22 हॉस्टल्स चल रहे हैं पटना में। तो ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सेकंड ओपिनियन मांगा गया है पीएमसीएच के रिपोर्ट के बाद कि ये रिपोर्ट सही है कि नहीं, ये बताइए एम्स से, उसमें कोई गड़बड़ी करने की कोशिश हो और बचाने की कोशिश हो, तब क्या होगा? देखिए, सेकंड ओपिनियन मांगने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं उनकी नीयत में खोट है। क्योंकि पीड़ित महिला, जो लड़की जो पीड़िता है, उसकी माँ ने खुद बताया है कैमरे के सामने, हाँ दुष्कर्म हुआ है, ये बात हम लोग मौजूदगी में पीड़िता की माँ ने प्रशांत जी को बताया, बाकी सारे मीडिया के लोग थे, और आज उस पीड़िता के पिताजी ने एसएसपी साहब को भी बताया। तो ये तो इसके बाद उनको कल्प्रिट्स को पकड़ने के बजाय सेकंड ओपिनियन के लिए रेफर करना अपने आप में ये दर्शाता है कि कहीं एसआईटी भी इसको लीपापोती करने का प्रयास तो नहीं कर रही है। तो ये देखने की बात और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा कब होता है जब पीएमसीएच की रिपोर्ट पर पुलिस को यकीन ना हो और पुलिस सेकंड ओपिनियन मांग ले? क्यों, क्या जरूरत पड़ गई सेकंड ओपिनियन की? कितने मामलों में पुलिस सेकंड ओपिनियन मांगती है? और पीएमसीएच भी सरकार के तहत ही एक अस्पताल है और उसकी प्रामाणिकता को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें एक और चीज़ मैंने समझा कि अगर 5 साल पहले किसी के पास एक ही हॉस्टल था और 5 साल में 22 हॉस्टल हो गए, तो अगर किसी के पास अचानक बहुत ज़्यादा धन आ रहा है तो उस सोर्स को भी जानना ज़रूरी है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि एसआईटी इस पहलू को भी देखे कि जिसका भी हॉस्टल है तो उनकी आर्थिक स्थिति पहले कैसी थी, 5 साल पहले, 10 साल पहले कैसी थी, और किस रफ्तार में उनका धन संग्रह बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, क्या उनका आईटीआर है, कैसे बढ़ रहा है। कहीं कोई सुनियोजित इसमें संगठित अपराध तो नहीं है, अपराध नहीं है जिसकी वजह से लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है और जो गांव से लड़कियां आ रही हैं उनको इसका शिकार बनाया जा रहा है और जो विरोध करती है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इस तमाम पहलू की जांच होनी चाहिए और एसआईटी को इसको करना चाहिए। और इसमें जो है उस जो हॉस्टल के जो मालिक हैं उनके परिवार पर भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति थी जब पहला हॉस्टल खुला था और अचानक कैसे इतना हॉस्टल खुला है, तो क्या उनकी कैसे आर्थिक स्थिति इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि अगर मामले के तह तक जाए एसआईटी तो बहुत चीज़ें उभर के आ सकती हैं और पूरा बिहार स्तर पर अगर इस तरह के कोई संगठित अपराध चल रहा होगा वो भी खुलकर सामने आ सकता है। आपको ऐसा लगता है कि जो लड़कियां गांव से, जिलों से यहाँ पढ़ने आ रही हैं, इस घटना के बाद जो उनके माता पिता हैं जो एक एक रुपए जोड़कर अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को गांव से एक डॉक्टर बनने, एक इंजीनियर बनने, एक ऑफिसर बनने का सपना लेकर भेज रहे हैं यहाँ, उन सब की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया और इसको इतनी अच्छे से जांच करके दोषियों को सजा दिलानी चाहिए ताकि वो भरोसा जो है वो बरकरार रहे, बेटियों की पढ़ाई न रुके, बेटियों के सपने जो है उसको इन दुष्कर्मियों की नज़र न लगे। देखिए, ना ये पहली घटना है और ना अंतिम घटना है, इस तरह की घटनाएं अनेक होती रहती हैं। इसमें संयोग ये रहा कि ये घटना प्रशांत किशोर जी के संज्ञान में आया या लाया गया और जैसे ही ये पता चला तो जन सुराज पार्टी ने सोचा कि हम इस तरह के चीज़ों को गंभीरता से लेंगे और हम गरीब की आवाज़ बनेंगे। किसी की भी बेटी हो, समाज की बेटी है ये। एक तरफ हम लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं और अगर बेटियों के साथ इस तरह से बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, तो हमारा समाज कैसे विकसित होगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी ने इस मामले को टेकअप किया और आज जो एसआईटी का गठन हुआ है, ये गठन नहीं हुआ होता अगर प्रशांत किशोर जी जहानाबाद नहीं गए होते और सरकार को ये न लगता या पुलिस विभाग को ये न लगता कि ये मामला तूल पकड़ सकता है
इसलिए समय रहते हम लोग करेक्टिव मेजर करें। खैर, जिस भी वजह से एसआईटी का गठन हुआ है, उम्मीद की जाती है कि वो लोग मामले के तह तक जाएं और इसके तमाम जितने डायमेंशंस हो सकते हैं सब पे जांच हो, निष्पक्ष रूप से जांच हो, बिना किसी को फेवर या डिसफेवर करने के भाव से जांच हो। कोई संलिप्त हो उसको बचाना नहीं है, कोई निर्दोष है तो उसको फंसाना नहीं है। यही होना चाहिए गाइडिंग प्रिंसिपल। और अगर पुलिस अगर इस मामले को जांच करती है अच्छे से और जो दोषी हैं उनको पकड़ के सज़ा दिलाती है तो आने वाले समय में ऐसे सैकड़ों घटनाएं जो हो सकती हैं उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो आने वाले समय में हर दूसरा व्यक्ति अपनी बच्चियों को अपने गांव से शहर भेजने में डरेगा, तो बच्चियों का की कैसे पढ़ाई होगी, बच्चियों का कैसे उत्थान होगा। तो हमारा समाज तो ऐसे ही पिछड़ा है और पिछड़ता चला जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार पुलिस विभाग को संवेदनशील बनाए और ख़ासकर मैं समझता हूं कि पुलिस में जो आला ऑफिसर हैं वहाँ पे संवेदनशीलता का अभाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिहार के पुलिस महानिदेशक, मेरी कम से कम 7-8 बार मुलाकात हुई होगी उनसे। बिहार के पुलिस महानिदेशक ने कहा था जब जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने डांस कर रही एक डांसर के गाल पर 500 रुपए का नोट चिपका दिया था, तो बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा था कि जब समाज का एक बुजुर्ग 55 साल का एक बुजुर्ग ऐसी हरकत करता है तो वो एक छोटी घटना नहीं है, वो पूरे समाज के युवाओं को करप्ट करता है। बिल्कुल। और बिहार के पुलिस महानिदेशक सिर्फ ऐसा कहते नहीं हैं, वो उनके व्यवहार और उनके कामकाज में दिखता है। और अगर एसआईटी बनी है, अगर एडीजी कमजोर वर्ग और बिहार पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा सुबह सुबह पहुंचे हैं, तो ये बिहार के कर्मठ पुलिस महानिदेशक विनय कुमार यहाँ बैठे हैं, इसलिए ये चीज़ें हो पाई। नहीं, ऑफिस जो डीजीपी साहब हैं उनके बारे में मैंने भी सुना है और उनके इस कदम की तारीफ़ होनी ही चाहिए, बिल्कुल तारीफ़ होनी चाहिए। और मेरा जिन अफसरों से, आईपीएस अफसरों से मेरा मिलना जुलना है या जान पहचान है, उनमें भी मैं पर्याप्त संवेदनशीलता पाता हूँ। बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं काफ़ी संवेदनशील हैं, बिहार में भी दूसरे जगह भी। दिक्कत केवल ये है कि कटिंग एज पर जब बात थाने स्तर पे आती है तो, और थाने स्तर पर ये भी देखिए महिला एसएचओ आरोपियों को बचाने में लग जाती है, बचाने में लग जाती है। जो कि कहा जाता था कि जब पुलिस में महिलाएं कम थी, बहुत कम थी, तो यह कहा जाता था कि पुलिस में जिस दिन महिलाएं 20-25% भी हो गई तो उस दिन हालात बदल जाएंगे और महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो जाएगा। पुलिस में महिलाएं नहीं है इसलिए अपराध हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस संवेदनहीन है महिला। लेकिन देखिए क्या मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक महिला थानेदार नेगोशिएटर की भूमिका में नजर आ रही है, आरोपियों के तरफ से नेगोशिएट कर रही है कि आप पैसे ले लीजिए। बताइए। मेरा मानना है कि इस थानाध्यक्ष के खिलाफ बिल्कुल एग्जेम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए और आपके माध्यम से मैं पुलिस महानिदेशक महोदय से मांग करता हूं कि उस पर एग्जेम्पलरी कार्रवाई हो, जिससे कि दूसरे थानाध्यक्ष सोचें कि अगर ऐसे सेंसिटिव मामले में अगर हमने संवेदनहीनता दिखाई तो मेरा भी ऐसा ही हश्र होगा। एक तो किसी की बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, किसी के साथ ईश्वर न करे ऐसा हो, और अगर घटना हुई है तो उसको बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उसको डील करने की ज़रूरत होती है। उल्टे आप पीड़ित परिवार को आप धमकी दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि पैसा लेकर रफा दफा कर दो। आप जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम हैं उनको आप साथ दे रहे हैं। ये मानवता के खिलाफ अपराध है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, जिससे दूसरे भी इसको देखकर डरें। तो देखिए, आपने सुना हिमाचल प्रदेश के पूर्व एडीजी जयप्रकाश सिंह को, जिन्हें बिहार के लोग जेपी सिंह के नाम से जानते हैं, और इन्होंने कई जो बातें उठाई हैं वो जब मैंने यहाँ पर मैं सुना तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना कि कैसे वे महिलाएं जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पुलिस में आएंगी
तो महिलाओं के प्रति पुलिस की पूरी संवेदनशीलता दूसरी होगी। अगर महिला पुलिस अधिकारी इस तरह से आरोपियों के पक्ष में नेगोशिएट करना शुरू करेगी तो फिर क्या कुछ कहने के लिए बच जाता है, और क्या ही कहें हम। आप बताइए क्या होना चाहिए, ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए, आप कमेंट कर बताएं। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।